Hello, students. Welcome you all in our virtual study group. SMB इंटर कॉलेज अलीगढ़ से मैं हूँ हाई स्कूल विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान के लिए आपका शिक्षक भूपेंद्र सिंह। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप वर्चुअल क्लासेस के थ्रू जो मटेरियल मिल रहा है उसके लिए अच्छी तरह तैयारी कर रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और प्रॉब्लम्स जो दी जा रही हैं उनको भी समय के साथ सॉल्व करते जा रहे होंगे। आज 10th क्लास के लिए बायोलॉजी में जो टॉपिक हम लोग लेकर के चल रहे हैं वो है अध्याय 6 में जीवन प्रक्रियाओं के अंतर्गत आपका जो टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। जी हाँ, परिसंचरण तंत्र। इससे पहले हमने जो पढ़ा मोटी मोटी चीज़ें, आपने जाना कि सजीवों के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीवों से अलग करते हैं। इसके अलावा आपने ये भी जाना कि प्राइमरी तौर पर सजीवों में एक कोशिकीयता होती है जो बाद में बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलैरिटी में बदल जाती है, जिससे उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा आपने जाना कि सजीवों की कुछ जैविक आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए उसके अंदर विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, जिनमें मूल रूप से हम लोग बात करें वायु यानी कि श्वसन के थ्रू जिस आवश्यकता को पूर्ति किया जाता है, इसके अलावा भोजन जिसको पोषण के माध्यम से पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक कोशिका तक इन लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट किया जाता है। तो जीवन की प्रक्रियाओं में आज है परिसंचरण तंत्र। सो परिसंचरण तंत्र को आइए थोड़ा सा जानते हैं कि जीवधारियों को परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता है या किसी भी सिस्टम की आवश्यकता अगर है तो वो क्यों है। विशेषकर परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया, जैसे कि आपने पढ़ा जूनियर क्लास पिछली 9th क्लास में कि प्रत्येक जीव की अपनी कुछ फंडामेंटल नीड्स होती हैं, बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जिनको वो विभिन्न प्रकार से पूरा करता है। अगर उसकी जैविक आवश्यकताओं के बारे में बात करें तो जल है, भोजन है, बाकी ऑक्सीजन है, ये सब चीज़ें हैं जिनकी उसको सप्लाई होना ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जीवधारियों का शरीर मिलकर के बना होता है छोटी छोटी कोशिकाओं से, और जो जीवधारी की आवश्यकता होती है वही फंडामेंटल नीड्स होती हैं कोशिकाओं की। तो कोशिकीय स्तर पर इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना बहुत जरूरी होता है अगर लाइफ को सस्टेन करना है, अगर जीवित रहना है तो। सो अभी हम जो बात कर रहे थे तो इसमें कुछ चीजें और भी होती हैं कि वाइटल प्रोसेसेस के थ्रू कोशिकाओं में कुछ वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, और इस वेस्ट मटेरियल से भी छुटकारा पाना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, जैसे श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड के एकत्र हो जाती है, इसी प्रकार विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स, कुछ जहरीले पदार्थ भी शरीर में कोशिकाओं में इकट्ठे होते रहते हैं। तो कोशिकाओं से कैसे इसे छुटकारा मिल पाए, कैसे उन पदार्थों को कोशिकाओं से हटा दिया जाए या उनकी सांद्रता जो है उसको घटा दिया जाए, तो इन सब उपायों के लिए आवश्यकता पड़ती है परिसंचरण तंत्र की। छोटे जीवों में जो एक कोशिकीय जीव हैं उनमें बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, क्योंकि एक ही कोशिका है, आसपास तरल माध्यम होता है, जलीय माध्यम होता है। और जैसे आपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा पोषण में और श्वसन में कि विसरण क्रिया के द्वारा आसानी से उन पदार्थों से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन समस्या आती है वहां जहां कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो जैसा आपने जाना कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से ये समस्या भी उत्पन्न हो जाती है कि क्योंकि कोशिकाओं की संख्या सैकड़ों हजारों में नहीं, बिलियन एंड ट्रिलियंस में होती है। अगर हम बात करें मनुष्य की तो मनुष्य के ही शरीर में क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी कोशिकाएं हैं। प्रत्येक जीवित कोशिका की अपनी कुछ जैविक आवश्यकताएं हैं, लगभग एक समान आवश्यकताएं हैं। तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे किया जाए, तो इन ट्रिलियन ऑफ सेल्स में, ट्रिलियन आप समझ रहे हैं, हजार को हजार से 3 बार गुणा कर दें, हजार गुणा हजार गुणा हजार, तो जितना आएगा वो 1 ट्रिलियन हो जाएगा। और कई ट्रिलियन सेल्स हमारी शरीर में पाई जाती हैं। तो कैसे इन छोटी छोटी कोशिकाओं तक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, आप अंदाजा लगाइए उन जीवों का जो मनुष्य से भी सैकड़ों गुना बड़े हैं, जैसे कि
व्हेल, ब्लू व्हेल या फिर कुछ और एनिमल्स, तो उनकी कोशिकाओं तक, प्रत्येक कोशिका तक कैसे इस आवश्यकता की पूर्ति की जाए, इसीलिए आवश्यकता पड़ती है एक सिस्टम की जिसको हम लोग कहते हैं परिसंचरण तंत्र, जिसके द्वारा इन पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। साथ ही साथ कोशिका स्तर पर जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है उससे जीवधारी छुटकारा भी पा सकता है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पदार्थों के स्थानांतरण की, एक्सचेंज की जो ये प्रोसेस है, इस तरह से जो सिस्टम चाहिए उसी सिस्टम को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, उसी को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम अलग अलग तरह का हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। छोटे जीवों में जैसे खास तौर से पोरीफर्स हैं, स्पंजेस हैं, एनिलीड्स हैं या कुछ और हैं, वहां पर मात्र पानी ही सर्कुलेटरी सिस्टम का काम कर देता है। लेकिन जैसे जैसे जटिलता बढ़ती जाती है, सर्कुलेटरी मीडियम कहीं ना कहीं कुछ और प्रकार का भी बदलता जाता है। तो कितने प्रकार का हो सकता है अभी हम इसको जानेंगे। तो फिलहाल हम लोग सीधे आते हैं जो आपके कोर्स में है एनसीईआरटी की तरफ से, मानव का परिसंचरण तंत्र। तो क्या क्या चीज होती हैं जिनसे मिलकर के मानव का परिसंचरण तंत्र बना होता है। तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि परिसंचरण के लिए मुख्य रूप से जो आवश्यकता होती है, 3 अवयवों की आवश्यकता होती है, जिसमें से कि पहला अवयव है परिसंचरण माध्यम। माध्यम क्या होगा? जैसे मनुष्य के शरीर में हम लोग बात करें तो विशेषकर जो बात करेंगे रुधिर यानी ब्लड और लिम्फ के बारे में। बाकी अन्य जीवों में जल भी एक माध्यम के तौर पर हो सकता है, लेकिन मनुष्य में परिसंचरण के माध्यम अगर कोई आपसे पूछता है तो केवल 2 हो सकते हैं, एक रुधिर और दूसरा आंशिक तौर पर लसिका भी होता है, लिम्फ भी होता है। दूसरा हमें जरूरी चीज चाहिए परिसंचरण की मशीन। क्या ऐसी पंपिंग मशीन हो जो पूरे शरीर में लिक्विड का फ्लो करती रहे, क्योंकि अलग से इसमें कोई सबमर्सिबल या फिर कोई मोटर नहीं लगी हुई है। तो पंपिंग के लिए जो मशीन चाहिए, तो हमारे शरीर में 2 विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। एक होता है हार्ट, हृदय, और दूसरी होती हैं छोटी छोटी लसिका गांठें। जगह जगह पर गांठें शरीर में पाई जाती हैं, जिनके मार्फत लसिका गांठों से लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका जो है या लिम्फ है उसका सर्कुलेशन होता है, और हृदय के द्वारा मुख्य रूप से रुधिर का परिसंचरण होता है। परिसंचरण के लिए तीसरी एक और चीज जरूरी जो चाहिए, वो चाहिए परिसंचरण का रास्ता क्या होगा, परिसंचरण का मार्ग क्या होगा। तो मार्ग के तौर पर हमारे शरीर में जो पाई जाती हैं वो होती हैं रुधिर वाहिनियां या लिम्फेटिक वेसल्स, लसिका वाहिनियां। नाम से ही स्पष्ट है कि रुधिर वाहिनियां रुधिर का प्रवाह करेंगी, जबकि लसिका वाहिनियों के अंतर्गत जो प्रवाह करेगा शरीर में वो होगा लिम्फ यानी कि लसिका। अभी आगे लेके चलते हैं तो आप बात करते हैं कि मानव में, जस्ट ए मिनट, मानव में 2 प्रकार के सिस्टम्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। आप ऊपर के डिस्कशन से भली भांति समझ चुके होंगे। तो कौन कौन से सिस्टम है, आइए फटाफट उनको जान लेते हैं। पहला जो सिस्टम है वो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र, और दूसरा, जी हाँ बिल्कुल सही, लसिका परिसंचरण तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम। अभी यहाँ तक जो हमने डिस्कशन किया इसके मार्फत आप कुछ चीज तो जान ही गए होंगे कि रुधिर और लिम्फ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का, जो अक्सर पूछा जाता है कि रुधिर और लसिका में अंतर बताइए। तो क्या कम से कम 4 अंतर अभी तक आप बता पाएंगे? चलिए कोई नहीं, आगे कुछ और अंतर हम लोग जानेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इट इज रुधिर के कंपोनेंट्स। तो पहली चीज जैसे हमने बात की कि सर्कुलेशन का एक माध्यम होना चाहिए, माध्यम के तौर पर विशेषता हमने बात की ब्लड के बारे में। तो ब्लड के भी कुछ अवयव हो सकते हैं, तो क्या अवयव हैं जानते हैं इनके बारे में। तो जैसे रुधिर के बारे में बात करें तो रुधिर एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। रुधिर के अलावा लसिका और रुधिर दोनों में एक यही समानता हो जाएगी कि दोनों के दोनों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैं, और ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तरल संयोजी ऊतक, तरल लिक्विड अवस्था में जो पाए जाते हों या जिनमें प्रवाह हो, गति हो, बहने की आदत हो। संयोजी ऊतक संयोजी इसलिए कहेंगे क्योंकि एक से अधिक कोशिकाओं को या अंगों को आपस में अगर कोई चीज जोड़ती है तो ये तरल संयोजी ऊतक जोड़ते हैं। एक कोशिका अंग से मटेरियल को लेकर के दूसरे कोशिका अंग तक जाने तक, सॉरी हम लोग बात करेंगे अंग तक जाने के लिए जो टिश्यू चाहिए हमें, वो होगा आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के 2 एग्जांपल आप भली बात समझ रहे हैं, ब्लड और
लिम्फ हमारे शरीर में। अभी जहां तक बात करें कंपोनेंट्स के बारे में, वैसे डिटेल में ये आपके एनसीईआरटी क्लास 9th में दिया गया है और संभवतः आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन मोटी मोटी बातें कुछ जान लेते हैं आइए रुधिर के बारे में। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर कि जो रुधिर है, जस्ट ए मिनट, ये जो where that has gone, yes, ये जो रुधिर है, तो रुधिर मुख्य रूप से बना होता है दो चीजों का, प्लाज्मा और कणिकाओं का। थोड़ा सा करेक्शन आप यहाँ कर लीजिएगा, इसकी एडिटिंग नहीं हो पाई है, कि प्लाज्मा के अंदर 55% भाग होता है तरल भाग, और जो उसका ऑलमोस्ट सॉलिड भाग है 45% जो भाग होता है ये कणिकाएं होती हैं। तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर इसको 55 कर लीजिएगा। चलिए प्लाज्मा को लेकर के चलते हैं। तो प्लाज्मा में मुख्य रूप से जो चीजें पाई जाती हैं वो पाया जाता है, मुख्य भाग प्लाज्मा का जो होता है वो होता है जल, जो प्लाज्मा को एक तरल अवस्था प्रदान करता है। फ्लूइडिटी, लिक्विडिटी जो प्रदान करेगा वो होगा वाटर होता है। जहाँ प्लाज्मा के अंदर 90% से भी अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। तो अब आप समझ पा रहे हैं। दूसरा जो है इस प्लाज्मा के अंदर हैं वो होते हैं इसके अंदर घुले हुए पदार्थ। तो जो पदार्थ हैं मिश्रण की अवस्था में जो पाए जाते हैं, उनमें से कुछ मुख्य पदार्थ हैं जो आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। पहला एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें आता है हिपेरिन। हिपेरिन एक नाम से थोड़ा सा क्लियर है, यहाँ पर आप जो है शब्दों के प्रीफिक्स और सफिक्स को समझने की कोशिश ज्यादा करें। देखिए जहां भी हिपेटो आ जाता है, हिपेटो का मतलब होता है लीवर से, तो नाम से भी क्लियर हो रहा है कि हिपेरिन कहाँ बनता है। अगर आप जानते हैं कि लीवर को हिपेटो भी बोलते हैं या हिपेटिक करके टर्म्स आती है, तो आप समझ पाएंगे हिपेरिन एक पदार्थ है जिसका श्रावण जिसका फॉर्मेशन, निर्माण जो होता है लीवर में होता है, यकृत में होता है, और यही वो पदार्थ है जो रुधिर को खून की नलियों के अंदर थक्का जमने से रोकता है, जिस कारण हमारा जो ब्लड है वो फ्लो नहीं कर क्या नाम है, फ्लो करता रहता है लगातार। लेकिन कभी कुछ समस्याएं आने पर, जैसे कि कभी आपने सुना है कि ब्लड क्लॉटिंग हो गया, हेमरेज हो गया, या कुछ और समस्याएं, ठंड बहुत ज़्यादा होने पर या अन्य बीमारियों की वजह से खून जमने लगता है, तो कारण यही होता है कि उसमें हिपेरिन की मात्रा कम हो जाती है। बहरहाल आपको जानने की जरूरत यह है कि हिपेरिन ऐसा पदार्थ है जिसका निर्माण यकृत में होता है, और ये रुधिर को खून की नलियों में जमने से रोकता है, रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मालूम होना चाहिए, ग्लूकोज, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता प्रत्येक कोशिका को है, और ऊर्जा मिलती है भोजन से, और भोजन का प्राइमरी सोर्स जो होता है हमारे शरीर के अंदर, चाहे वो स्टोर फूड को तोड़ करके बनाया जाए, चाहे फ्रेश से लिया जाए, वो होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का एक सामान्य स्तर जो रुधिर के अंदर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, दैट इज 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 घन सेंटीमीटर ऑफ ब्लड। ये जो सीसी है आप लोग समझ चुके होंगे, अभी 9th क्लास में भी आपको ये चीज रिपीट हुई थी। तो सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का एक अगर घन बनाएं, घन और घना पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स में, तो अगर एक घन बनाते हैं तो उसके अंदर जितनी मात्रा रुधिर की आएगी उसको मानेंगे 1 सीसी ब्लड। तो 100 सीसी ब्लड के अंदर एवरेज जो ग्लूकोज की मात्रा है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए वो 80 से 120 मिलीग्राम होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने नाम सुना होगा कोलेस्ट्रॉल का। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है इसको भी आप जान लीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल एक तरह की चिकनाई है जो आपके ब्लड के अंदर फ्लो करती है। हालांकि इसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में है, विटामिन डी के फॉर्मेशन में काम आता है, लेकिन नॉर्मली अगर इसका जो स्तर है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है, कई तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा अगर आपके शरीर में बढ़ने लगती है, सामान्य स्तर जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर कि 200 से 240 मिलीग्राम पर 100 डेसीलीटर ऑफ ब्लड, तो यूनिट यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं बदल रही है। तो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर जो होता है वो ये होता है, लेकिन अगर बात करें 240 से बढ़ना शुरू हो जाता है, 250, 260, 300, 400, तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होगा, चिकनाई, जैसे आपने देखा है किचन का जो पाइप होता है उसमें गंदगी लगातार जमती जाती है, तो क्या होगा, गंदगी जमने से पाइप का जो अंदर का आयतन है वो लगातार घटता रहता है। वही आपकी ब्लड वेसल्स के साथ में होता है, रुधिर वाहिनियों के साथ में होता है। खैर फिलहाल मोटी जो बात थी वो थी कि कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे
जितने भी विटामिन वगैरह होती हैं ब्लड के मार्फत ही ट्रांसफ्यूज होती हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हार्मोन्स जो हमारे शरीर की समस्त जैविक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, उनके रेगुलेटर्स टाइप के काम करते हैं, नियंत्रक हैं, वो भी कहाँ, ब्लड के मार्फत, यानी ब्लड में प्लाज्मा के मार्फत एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित होते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी आपका हिपेरिन पर, जो ब्लड को जमने से रोक रहा है। इसी तरह से अगर चोट लग जाती है, ब्लड शरीर से बाहर आने लगता है, तो सेल्स की या फिर बात करें वेसल्स की रिपेयरिंग करने के लिए या खून का थक्का जमाने के लिए जो पदार्थ चाहिए होते हैं, वो भी बहुत सारे पदार्थ इसी के अंदर पाए जाते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, या फिर हम लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे अगर समय बचेगा तो। इसके अलावा वी आर जस्ट गोइंग बैक, यस, इसके अलावा मेन चीज जो आती है वो आती है कणिकाएं। कणिकाओं को भी बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो बताया आपको कि रुधिर का 45% भाग जो होता है वो कणिकाएं होता है। सामान्यतः 3 तरह की कणिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि जस्ट मिनट, हम बात कर रहे थे कणिकाओं के बारे में। तो हम लोग बात की कि सबसे प्राइमरी, सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं या कणिकाएं हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, इनको कणिकाएं क्यों कहते हैं, कोशिकाएं क्यों नहीं कहते। लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, तो हमने इसको कोशिका करके क्यों नहीं कहा। तो याद रखिएगा, मूविंग सेल्स जो होती हैं, ऐसी कोशिकाएं जो अपना स्थान परिवर्तन कर लेती हैं, उनको कणिकाएं कहा जाता है नॉर्मली। उनको जो है कार्पसल्स कहा जाता है, सेल्स नहीं कहते। ओके। दूसरी बात, जैसे बताया कि कणिकाओं की कुल मात्रा लगभग 45% ऑफ ब्लड होती है। दूसरा, 3 तरह की बताएं आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो हो गया लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी, दूसरा बात करें श्वेत रुधिर कणिका या डब्ल्यूबीसी, और तीसरा यहाँ जो बात करते हैं ये होती हैं प्लेटलेट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको रिवाइज दोबारा से रिपीट करूँगा कि ये ब्लड कार्पसल्स जो होती हैं, इनका फॉर्मेशन यानी निर्माण जो होता है, ये होता है अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में। जी हाँ, हमारे शरीर की जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, यानी कि बोन्स के मध्य का स्पंजी भाग, उसके अंदर इन ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। और भी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन एक याद रखने के तौर पर आप ऐसा याद रख सकते हैं। तो आरबीसी के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। एक तो आपको बताया था मैंने कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। अभी पीछे श्वसन वाले टॉपिक पर भी हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी का जो रंग होता है वो लाल होता है। इस हीमोग्लोबिन का प्राइमरी काम जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस प्रकार से जब कार्बन मोनोऑक्साइड यानी जहरीली गैस इकट्ठी हो जाती है, तो कैसे व्यक्ति का दम घुट जाता है और वो मर जाता है। तो यहाँ पर प्राइमरी तौर पर हीमोग्लोबिन का जो कार्य याद रखेंगे हम लोग, क्या, कि दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा बताया कि यहाँ आरबीसी जो हैं, इसकी सरफेस के ऊपर कुछ कण पाए जाते हैं जिन्हें एंटीजन कहते हैं। तो आरबीसी की सरफेस पर जो, यानी सतह पर जो कण हैं यानी एंटीजन जो हैं, यही एंटीजन ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। जो एंटीजन होगा वही व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा। मान लीजिए किसी में एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप भी ए होगा। अगर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप भी बी होगा। अगर दोनों एंटीजन हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और आप जानते हैं अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे, ब्लड ग्रुप 0 यानी ओ होगा। ओके। तो एबीओ सिस्टम में ऐसा है। फिर दोबारा से हम लोग इस चीज को रिपीट करेंगे। यहाँ इससे मिलती हुई एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर कुछ कण पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी। ओके। यहाँ ज्यादा डिटेल ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बताया, लेकिन याद रखिएगा एंटीजन जो होते हैं आरबीसी की सरफेस पर पाए जाते हैं, जबकि एंटीबॉडी जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, प्लाज्मा में मिलते हैं। जो एंटीजन होगा उसका अपोजिट स्ट्रेंड किसका होगा, एंटीबॉडी का होगा। यानी अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए है। अगर दोनों एंटीजन होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर यहाँ कोई भी एंटीजन नहीं है तो यहाँ दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज यानी एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी मिलेंगी। ओके। तो ये चीज़ है जो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अच्छी तरह से पढ़ेंगे।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग लेकर के आते हैं, अच्छा बाकी चीज मैं यहाँ पर बता ही चुका हूँ आपको कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है वगैरह वगैरह। तो ये सारी आरबीसी के बारे में थी। लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन का होता है, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। शेप कैसी होती है, मैच्योर होने पर जो आरबीसी है उसकी शेप जो है बाई कॉनकेव, यानी कि उभय उत्तल अवतल बोलेंगे उसको। तो बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर बन जाती है आरबीसी की, और पहले इसमें न्यूक्लियस होता है लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर से न्यूक्लियस गायब हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपटीशन में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, ब्लड के अंदर दो सेल्स ऐसी हैं जिनमें प्राइमरीली न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैच्योरिटी पर इनके अंदर से न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, जैसे एक आरबीसी और दूसरी यहाँ नीचे आप देख रहे हैं प्लेटलेट्स। ओके, डब्ल्यूबीसी से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर आरबीसी के बारे में आपने जाना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज लेके चलते हैं, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं जिनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, बहुत तरह की आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती हैं। तो जो ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी हैं, इनका प्रमुख काम जो है वो होता है कि आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत करना, उसका निर्माण करना। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब बाहर से कोई एंटीजन आ गया, कोई भी कहना चाहिए सूक्ष्म जीव आ गया, बैक्टीरिया, वायरस या कुछ और केमिकल अगर बाहर से आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, या कोई भी ऑर्गन आपकी बॉडी में ग्राफ्टेड किया जाता है, या किसी का भी ब्लड आपको चढ़ाया जाता है, तो उसके खिलाफ जो प्रतिरक्षा तैयार करेगा वो कौन करेगा, डब्ल्यूबीसी करेंगी। तरीका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया वगैरह आया तो कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया को खा जाती हैं, जैसे अमीबा खाता है। तो यहाँ पर आपको हिंट मिल गया होगा जो हमने अपने सेकंड वाले लेसन प्लान में लेकर के चले थे, कि अमीबा के प्रकार से गति करने वाली या पोषण लेने वाली जो सेल्स हैं हमारे शरीर की, तो आपको उत्तर मिल गया। डब्ल्यूबीसी ऐसी सेल्स होती हैं जो अमीबा की तरह से मूवमेंट करती हैं, और अमीबा की तरह से ही फैगोसाइटोसिस यानी कि भक्षकाणु क्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करती हैं। ओके, चलिए, तो इस तरह से आपने बताया। इसके अलावा कुछ कहना चाहिए कि मेथड्स और होते हैं जिसके मार्फत जो है बाहर से आने वाले जो कण हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनको शरीर में भगा दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। चलिए, तीसरी चीज आती है प्लेटलेट्स। तो बहुत शॉर्ट में आप जानते ही होंगे, ब्लड प्लेटलेट्स। डेंगू के केस में आपने नाम जरूर सुना होगा कि साहब प्लेट गिर गई, तो प्लेट जो होती हैं वो यही प्लेटलेट्स होती हैं। तो प्लेटलेट्स जो होती हैं इनका काम होता है रुधिर का स्कंदन करना। ऊपर आपने देखा हिपेरिन जो है इसका काम है रुधिर को जमने से रोकना, और जबकि रुधिर के स्कंदन यानी कि जमने का काम जो करेगा वो कौन करेगा, प्लेटलेट्स करेगी। लेकिन थोड़ा सा करेक्शन आप दिमाग में जरूर रखें कि ये ब्लड वेसल्स के अंदर की बात कर रहा है, और ये ब्लड वेसल्स के फटने के, चोट लगने के समय की बात कर रहा है जब रुधिर हवा के संपर्क में आएगा। ओके, तो इस तरह से आप जान पाए कि शरीर में जो हमारा रुधिर है, रुधिर के कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं। चलिए, नेक्स्ट लेके चलते हैं ब्लड ग्रुप। जैसा भी आपको मैंने जिक्र किया था, तो मोटे तौर पर आप लोग पढ़ चुके हैं, हल्का हल्का सरसरी तौर पर हम लोग देख लेते हैं। तो आपने बताया कि ब्लड ग्रुप है, खोज जो है लैंड स्टीनर ने की थी, पूछा जाता है एग्जाम्स में। और ये भी आप जानते हैं कि इनकी जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण है वो कहाँ से होगा, एंटीजी की आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन पार्टिकल्स पाए जाते हैं वही ब्लड ग्रुप का डिसाइड करते हैं। इसके बाद लेके चलते हैं कि एंटीजन के बेस पर जो ब्लड ग्रुप का सिस्टम बना है, बहुत तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम आप पढ़ेंगे 12th क्लास में। ए बी ओ के अलावा और बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे एम एन ओ सिस्टम, लफी डफ, बहुत तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं जो आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन कॉमनली आपके कोर्स में जो है एबीओ सिस्टम है। तो ये एबीओ सिस्टम जो होता है वो एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर बनाया गया है। चलिए, अभी हम लोग इसको जानकर चलें तो आप बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे हैं क्लियरली कि ब्लड ग्रुप ए जो है आपस में तो सभी कर ही पाएंगे, यानी ए वाला ए को ले सकता है, दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है, ले सकता है, ओ और बी रेस्पेक्टिवली आप देख रहे हैं। लेकिन विशेष बात जो है यहाँ पर है ब्लड ग्रुप ओ के साथ में और ब्लड ग्रुप ए बी के साथ में। आप देख रहे हैं ब्लड ग्रुप ए बी ऐसा है जो सभी प्रकार के रुधिर वर्ग से रुधिर ले पा रहा है, ब्लड ले पा रहा है, तो इसीलिए इसको सार्वत्रिक ग्राही कह देते हैं या सर्वग्राही कह देते हैं। इसी तरह से ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कह देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जान लिए। डिटेल में अलग से पढ़ेंगे आप लोग इसको 12th में, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी होंगे। चलिए,
आगे लेके चलते हैं। जो दूसरी मेजर चीज थी हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। तो रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की हैं। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। पहली होती है धमनी, या इंग्लिश में इसको आर्टरी बोलते हैं। तो धमनी या आर्टरी। दूसरा जो होता है दैट इज द शिरा या वेन। और तीसरी जो होती है इनको कहते हैं केशिकाएं या कैपिलरीज। जी हाँ, तो 3 प्रकार की रुधिर वाहिनी आपके पास आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। कारण यह है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि धमनी, शिरा या केशिकाओं में या रुधिर वाहिनियों में आपस में अंतर बताइएगा। तो अंतर सुन लीजिएगा ध्यान से, तो आप उसी हिसाब से शायद डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ये तीनों जो हुई, इसमें हम बात करें धमनी जो होती है। देखिए धमनी का जो प्रवाह है वो कहाँ होगा, यानी उसमें जो ब्लड जा फ्लो कर रहा है उसके फ्लो की डायरेक्शन हमेशा फिक्स होती है कि इसका फ्लो हृदय से हृदय की ओर होगा, जबकि अंगों से दूर ब्लड को ले जाएगा। यानी अंगों से ब्लड को इकट्ठा करके हृदय की ओर लाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं, प्रवाह हृदय की। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि धमनियां जो होती हैं उनमें रुधिर का प्रवाह हृदय से दूर और अंगों की ओर होता है। तो तो यानी पहला जो करेक्टर होगा, याद रखिएगा प्राइम करेक्टर, वो इसी को लेकर के चलेंगे कि विद रेफरेंस टू द हार्ट एंड ऑर्गन्स जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो कैसे होगा, किधर की तरफ होगा। दूसरी जो बात आती है कि वो ये है कि धमनी की जो दीवारें होती हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मोटी होती हैं, और जब मोटी ज़्यादा होंगी तो सीधी सी बात ये है कि अंदर का ल्यूमन जो है, ल्यूमन मतलब गुहा जो है, अंदर का आयतन जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। आयतन कम होने से क्या होगा, दबाव बढ़ जाएगा। तो इनडायरेक्ट वे में इसमें मतलब समझ में आ रहा है कि दीवारें मोटी हैं, इसका मतलब ज़्यादा मजबूत है, इसका मतलब अंदर का आयतन कम है, इसीलिए ब्लड के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। दूसरा, हमारे शरीर में जो धमनियां होती हैं वो थोड़ा गहराई में स्थित होती हैं, क्योंकि आप वैसे भी समझ पा रहे होंगे अगर सुपरफिशियल होंगी, सतही होंगी, तो इनके फटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल आप ऐसे ही मान के चलिएगा जैसे कि अगर आप हल्का पाइप लेके आएँ, जो गांव के बच्चे हैं वो ज़्यादा जानते होंगे, समर में, और पीछे से जब ट्यूबवेल का प्रेशर बनेगा, आगे उसको चढ़ने में ज़्यादा दूर लंबा रास्ता तय करना है, तो पाइप के फटने के चांसेस बन जाएंगे। तो गांव में क्या करते हैं, उस पाइप को मिट्टी में नीचे की तरफ हल्की सी नाली खोद करके और थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसके ऊपर डाल देते हैं। उससे क्या होगा, पाइप पर प्रेशर बना रहता है और अल्टीमेटली अंदर फ्लो होता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक हम लोग पानी को ले जा पाएंगे और पाइप के फटने के चांसेस कम हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से आप याद रखिएगा कि जो धमनी होती हैं उनकी दीवारें मोटी होंगी, क्योंकि उनके अंदर प्रेशर ज़्यादा है, उन्हें ज़्यादा दूरी तक ले जाना है, और वो हमारे शरीर में त्वचा के नीचे गहराई में स्थित होती हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ जो आएगी वो आती है कि इनके अंदर अधिकतर रुधिर जो होगा वो कैसे होगा, शुद्ध होगा, प्योर होगा। प्योर इन द सेंस ऑफ, अब प्योर की भी मतलब समझ लीजिएगा, हमारा मतलब केवल और केवल उसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता से है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है या काफ़ी कम है, यानी इस्तेमाल किया हुआ ब्लड है या वो फ्रेश ब्लड है जो ऑक्सीजन से परिपूर्ण है। तो ये मोटे मोटे 5 अंतर मैं आपको यहाँ पर 6 अंतर डिस्कस किया। इसी तरह से शिराओं को लेकर के चलें तो धमनी के अपोजिट इसके जो करेक्टर्स हैं, आपने देखा कि धमनियों में जो ब्लड का फ्लो था वो कहाँ था, जो हार्ट से दूर था और अंगों की ओर था। यहाँ पर उल्टा है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रुधिर का प्रवाह जो है हृदय की ओर और अंगों से दूर होता है, अर्थात अंगों से जो रुधिर है, अशुद्ध रुधिर या जिसका इस्तेमाल हो चुका है, जिसके अंदर जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वेस्ट पदार्थ हैं, उन सब पदार्थों को लेकर के जो ब्लड को हार्ट के पास लेकर के आता है, उसी को क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं या वेन कहते हैं। चलिए तो अगली बात लेके चलते हैं, तीसरा पॉइंट कि आपने थिकनेस के बारे में, तो उसकी अपेक्षा इसकी दीवार पतली होती है क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। हार्ट जैसा कोई मशीन इसको प्रेशर नहीं दे रही है जो कि आगे दूर लेकर के जाना है। ओके, दूसरा, इनका जो स्थिति है तो फिर सुपरफिशियल होती है, यानी त्वचा में कम गहराई में स्थित होंगे धमनी की अपेक्षा, क्योंकि सीधी सी बात इनके अंदर क्या होगा, प्रेशर कम है। दूसरा, जब इसकी दीवारें पतली हैं तो क्या होगा, अंदर का आयतन भी ज़्यादा होता है, और जब आयतन, वही है कि आपने लिमिटेड मात्रा में जो पानी है उसको मोटे पाइप में बहाया
उतने ही पानी को आप पतले पाइप में बहाने की कोशिश करेंगे तो प्रेशर किस में ज़्यादा होगा? सीधी सी बात, जिसमें अंदर का आयतन कम होगा उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। यानी धमनी के अंदर ब्लड के ऊपर प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। शिराओं में क्या होगा? प्रेशर कम होता है। अगर हम शुद्धता के बारे में बात करेंगे तो अधिकतर जो धमनियां हैं, अब सॉरी जो शिराएं हैं, उन शिराओं के अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि मोटे मोटे अंतर कुछ यहाँ पर लेकर के आए। केशिका जो है ये एकदम तीसरी कैटेगरी है। वास्तव में होता क्या है कि धमनी और या बात कहिए आप लोग शिराएं अंततः स्तर तक जो है विभाजित होती चली जाती हैं और विभाजित, और बिल्कुल मार बारीक बाल से भी ज़्यादा कहना चाहिए कि बाल की अपेक्षा भी सैकड़ों गुना बारीक केशिकाएं बना लेती हैं, खून की नलियां बना लेती हैं, जिनमें होकर के ब्लड फ्लो करता है कोशिका स्तर पर या फिर बात करें टिश्यू लेवल तक। अब इनमें जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ये थोड़ा स्पष्ट होता है कि पता नहीं लग पा रहा कि ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये अत्यंत महीन होती हैं। इनके ऊपर जो भित्ति है वो भी कंपेरेटिवली काफ़ी बारीक होती है। तो यहाँ पर इनका काम जो है वो ये है कि जैसे मैं अभी आपको बताया कि अंगों में कोशिका स्तर तक जो पदार्थ हैं उनकी सप्लाई करना, यानी वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करना और आवश्यकता के जो पदार्थ हैं उनको इकट्ठा करके वहां तक ले करके जाना। तो ये मुख्य कार्य जो है वो है केशिकाओं का। ओके, अभी इन चीज़ों को हम एक डायग्राम के मार्फत समझ लेते हैं। जैसे आप समझ पा रहे हैं तो ये जो रेड कलर से शो किया है ये है आर्टरी यानी धमनी। तो आपने देखा कि हृदय से ब्लड लेकर के आ रही है, और ये ब्लड को जब लेकर के आ रही है तो आपने देखा शुरू में धमनी है, उसके बाद में छोटे छोटी धमनिकाओं में बढ़ जाएगी, उसके बाद में और छोटी छोटी सी आर्टेरियोस यानी धमनिकाओं में बढ़ जाएगी, और फिर अल्टीमेटली आकर के क्या कैपिलरीज लेवल पर। तो आप देख पा रहे हैं कितनी बारीक बारीक नेटवर्क में डिवाइड हो गया, तो यही कैपिलरीज हैं। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं ये क्या है, कैपिलरीज कहाँ मिलेंगी? पर्टिकुलर ऑर्गन्स में मिलेंगी, किसी न किसी अंगों में कोशिका स्तर पर मिलती हैं। तो हृदय को ब्लड को जो है हृदय से दूर लेकर के जा रहा है, और शिराओं के से क्या होगा, हृदय के पास आ रहा है। ऑर्गन के रेफरेंस की बात करें, मान लीजिए ये ऑर्गन है, तो इस ऑर्गन के रेफरेंस में हम लोग बात करें तो जिससे इससे दूर जा रहा हो अंगों से, हृदय के पास आ रहा है वो शिरा, और जिसमें हृदय से दूर जा कर के अंगों के पास आए वो क्या है, धमनी है। अच्छा, रही बात शुद्ध और अशुद्ध की, तो इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में अगले टॉपिक में लेकर के चलेंगे। तो बाकी आप यहाँ देख पा रहे हैं जैसे देखिए ये शिरा हैं, तो शिरा में अंदर का ही जो आयतन है आप देख पा रहे हैं, क्योंकि दीवारें जो हैं कंपेरेटिवली पतली हैं, जबकि यहाँ जो धमनी है उसमें आप देख रहे हैं दीवार मोटी है, मजबूत है, लेकिन उसकी वजह से अंदर का आयतन जो है कम हो गया है। और बाकी अंडरस्टूड है कि जितना आयतन कम होगा अंदर का, उतना ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, तो धमनी जो शिराएं हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, कैपिलरीज जो हैं, ये थोड़ा सा एकदम डिफरेंट हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि धमनी और शिराओं में अंतर कीजिए। चलिए, तो अभी जो हमने पढ़ा उससे लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको कर रहे हैं अपनी फेयर कॉपी में। पहला था रुधिर वर्गों की खोज किसने की? बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा डिटेल में। दूसरा पूछता है कि एंटीजन कहाँ स्थित होते हैं? अभी हमने जो लेक्चर डिस्कस किया यहाँ पर, तो आपने अगर ध्यान से सुना है तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आगे लेके चलते हैं कि रुधिर और लसिका में अंतर कीजिए। नेक्स्ट वन इज परिसंचरण तंत्र की जीवों को आवश्यकता क्यों होती है? क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से एक सर्कुलेटरी मीडियम की आवश्यकता पड़ गई? देयर आफ्टर हम लेके चलते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति में ग्लूकोज का स्तर कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए। देयर आफ्टर रुधिर की केंद्रक रहित ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, उनके नाम बताइए। कंपटीशन से पूछे जाने वाला बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में लेके चलते हैं कि शरीर में रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला, ध्यान रखिएगा, थक्का जमने से रोकने वाला पदार्थ जो है उसका नाम लिखिए और बताइए इसका निर्माण कहाँ होता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं, हाँ एक और क्वेश्चन ले लीजिएगा, हालांकि इसको कल फिर लेके चलेंगे हम लोग, कि धमनी, शिरा और केशिकाओं में अंतर बताइएगा। ओके, तो ये कुछ मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, हैव अ नाइस डे।